बिठाते सिर्फ इसलिए नहीं कि लोगों को आपके चेहरे पसंद हैं या ना पसंद है, लोग इसलिए करते हैं कि लोग अपने मसाइल का हल चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि उनको जितने भी सोसाइटी में उनको मसले हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका हल किया जाए। इसके साथ साथ मैं एक और जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से है, वो एक्साइज एंड टैक्सेशन में, उसके बारे में बताता चलूँ कि हमने आज से, पहले भी ऐलान किया, आज से हम पूरे सिंध भर में मंशियात के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन करने जा रहे हैं। और जब मैंने ऐलान किया उसके बाद 2 दिन पहले ही एक्साइज टीम ने एक अच्छा कार्रवाई की। कोरंगी से उन्होंने मंशियात फरोशों को गिरफ़्तार किया। मंशियात, उसमें चरस, आइस और इस तरह के क्रिस्टल जैसे नशे जो हैं वो उन्होंने रिकवर किए। आज से भरपूर तरीके से इसके खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। मेरी सिर्फ गुजारिश एक होगी, गुजारिश मेरी इस वक्त है, जिसे मैं एड्रेस कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, उन पेरेंट्स से डिस्कस कर रहा हूँ, वो वालिदैन, जो हर वालिदैन को अपने औलाद बहुत अजीज़ होती है। हर वालिदैन चाहते हैं कि उनकी औलाद जो है वो सेहतियाब हो और वो सही राह पे चलें। तो मेरी गुजारिश होगी उन वालिदैन से कि बराए मेहरबानी अपने बच्चों के बिहेवियर पर आप नज़र रखें, अपने बच्चों की आदतों पे आप नज़र रखें। अगर आप समझते हैं कि आपको किस तरह की कोई फीलिंग है तो बराए मेहरबानी आप गवर्नमेंट से रब्ता करें। हम फौरी तौर पर एक ख़तरनाक किस्म का एक क्रैकडाउन करने जा रहे हैं ड्रग डीलर्स के ख़िलाफ़, ड्रग पेडलर्स के ख़िलाफ़, मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़। और ये भी हुकूमत सिंध की जानिब से अहकामात हैं, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की जानिब से अहकामात हैं, और पार्टी की लीडरशिप और साथ साथ चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब के खुसूसी अहकामात हैं कि मंशियात के ख़िलाफ़ आप क्रैकडाउन करें। जो लास्ट कैबिनेट और जो फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग हमारी अभी हुई थी, उसमें भी चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट फ़ाल हो और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जो है वो तेज़ी के साथ इन मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन करे। तो सीएम साहब की हिदायत पर ये क्रैकडाउन पूरी गवर्नमेंट की मर्ज़ी से ये किया जा रहा है और इंशाअल्लाह ताला इसमें हमें आवाम की मदद चाहिए। हम अनकरीबी अखबारों में और टीवी चैनल्स में वो फ़ोन नंबर तशहीर करेंगे कि अगर आपके पास इत्तला है उन लोगों की, ड्रग पेडलर्स की, तो आप उसमें आगाही दें, आप इंफॉर्मेशन दें। जिसको जो भी इन्फॉर्म करेगा उसका नाम राजदारी में रखा जाएगा। हमें इस मंशियात की लानत को ख़त्म करना है। और ये सोसाइटी में, क्योंकि देखिए आप और हम सब साहिब औलाद हैं, खुदा न खास्ता किसी का भी बच्चा कल को इस मंशियात जैसी लानत में मुब्तला हो जाए तो उस जो करने वाला, ड्रग यूज़ करने वाला है, उसको शायद कम बुरे असर होते हों, उसके ख़ानदान को, उसकी फैमिली को बुरे असर होते हैं, चाहे वो बच्चे कर रहे हों मंशियात इस्तेमाल या वो बड़े मंशियात इस्तेमाल कर रहे हों। तो ये भी गवर्नमेंट ने तैयार किया हुआ है कि इसके ख़िलाफ़ सख्त क्रैकडाउन करने जा रहे हैं। तो उसमें भी हमें मीडिया की और आम तमाम दोस्तों की वो ज़रूरत पड़ेगी, उनकी हमें आपकी कोऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा कि आपने कुछ अर्सा पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि क्योंकि बसें कम हैं तो आपने कहा था कि ऑनलाइन बसें शहरी चेक कर सकते हैं, वो वाला मामला कहाँ तक पहुँचा? और दूसरा हमने ये देखा है कि जगह जगह ये बस रुकती है तो अक्सर बसों के दरवाजे ख़राब होते जा रहे हैं, कोई मखसूस स्टॉप नहीं है। इस वजह से कोई काम चल रहा है कि बस मखसूस स्टॉप पर रुके? देखिए जी, बसेस के लिए स्टॉप्स जो हैं वो बस स्टॉप्स हैं और बस के रूट्स भी हैं, कहाँ का बस ने रुकना है। कहीं कहीं ये कंप्लेंट्स आई हैं कि पैसेंजर्स लड़ाई करते हैं कि जी मुझे यहीं पे उतारें, और फिर वो कंडक्टर उनसे बदतमीज़ वगैरह करते हैं। तो उसको भी मैकेनिज्म बना है कि जी जो डेजिग्नेटेड स्टॉप्स हैं वहीं पे ही इस्तेमाल होगी। मैं बता चुका हूँ। मैं बीआरटी रेड लाइन का जो मंसूबा था $53 लाख का था, इब्तदाई तखमीना था। अब इसके ऊपर तकरीबन 50 से 60% काम हो गया है। अब मजीद जो उसकी रिवाइज की आप लोगों ने कीमत, वो क्या है और उसमें अब हर्डल्स क्या हैं आपके सामने? क्योंकि ये प्रोग्राम मैं जवाब दे दूँ, मैं समझ गया। कंप्लीट कैसे करेंगे? बीआरटी रेड लाइन बड़ा मंसूबा है कराची का। अब 4-5 महीने से इस पे काम बंद था, 1 साल से काम सुस्त था। अब ये मुकम्मल कब होगा? इसकी मुद्दत में कितना इजाफा हुआ है, इसकी लागत में कितना इजाफा हुआ है? देखिए, मैं बीआरटी रेड लाइन के बारे में आपको बताता चलूँ कि बीआरटी रेड लाइन के बारे में आपको बताता चलूँ कि ये प्रोजेक्ट जब शुरू किया गया था तो उस वक्त जो बिल्डिंग मटीरियल के रेट्स थे और आज के रेट्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ज़ाहिर है ये एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रोजेक्ट है, तो आप गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोई फ़ैसला नहीं ले सकती। हमें इसमें एक्निक के अप्रूवल्स भी चाहिए होते हैं, हमें एशियन डेवलपमेंट बैंक को भी ऑन बोर्ड लेना होता है, और हमें जो कंसल्टेंट है
उसकी गाइडलाइंस को भी फॉलो करना होता है। तो इसमें हमने कंसल्टेंट को, जो मैंने 2 दिन पहले मीटिंग की थी, मैंने कंसल्टेंट को कहा था कि आप आएँ और आप इस मैटर को रिजॉल्व भी करें, क्योंकि मैं तो नॉन टेक्निकल आदमी, हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली प्राइस की एस्केलेशन किस तरह उसकी कैलकुलेशन करते हैं लोग, तो कंसल्टेंट ही बता सकता है। कंसल्टेंट को हायर ही इसलिए किया जाता है कि वो हर चीज़ को फेयरली लेके चले। तो कंसल्टेंट की मैं शुक्रगुजार हूँ उनका कि उन्होंने जो है वो छुट्टी के दिनों में भी इनके साथ बैठे हैं और वो प्राइस की जो एस्केलेशन होनी है, जो रिवाइज एस्टीमेट्स बनने हैं, उसको वो देख रहे हैं। इससे पहले लास्ट टाइम हमने कैबिनेट में इसके कुछ अप्रूवल्स लिए थे, लेकिन उसमें भी 1-2 इशूज़ हो गए थे। तो अब हम इस चीज़ पे आएँ कि जी कंसल्टेंट और ये सब मिलकर एक पेज पे आ जाएं, जो भी इसके नॉमिनल से नॉमिनल जो पैसे एस्केलेशन जो जायज़ बनते हैं वो एस्केलेट करके फिर इसके रिवाइज अमाउंट बता सकते हैं। इस वक्त कोई भी अमाउंट जो है वो बताना वो मुश्किल हो जाएगा। मेरा सवाल ये है कि आपने मंशियात के दोषों के खिलाफ ट्रैक्टरों की बात की, जो लोग मंशियात इस्तेमाल करते हैं उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए क्या इक़दाम हुकूमत कर रही है? दूसरा, हम देख रहे हैं कि ब्रिजों के नीचे बहुत सारे मंशियात इस्तेमाल करने वाले होते हैं, उनको कौन प्रोवाइड करता है? देखिए जी, मंशियात के लिए की रोकथाम के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर्स सरकार के ऑलरेडी मौजूद हैं, कम हैं, मौजूद हैं। जो एक्शन कर रहे हैं, मैं आपको थोड़ा वाज़े कर दूं, हमारे इस पूरे एक्शन का मकसद टारगेट है मंशियात फरोश सप्लाई और जो चेन है उसको हमें ब्लॉक करना है, उसको हमने डिसकंटिन्यू करना है। उसमें हमें आपकी मदद चाहिए और इंशाल्लाह वो डिपार्टमेंट भी अपनी मज़ीद एक्टिविटी से वो करेगा। हैदराबाद में भी और सिंध के दीगर अज़ला में भी कुछ इस तरह की आइस और क्रिस्टल की शिकायतें मौसूल हुई हैं। कल हैदराबाद में भी रेड्स किए हैं उन्होंने और वहाँ पे काफ़ी लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो ये अब डे टू डे बेसिस पे, ये नहीं है कि सिर्फ ऐलान करता होगा, ये डे टू डे बेसिस पे इसकी कंसिस्टेंसी लाजमी है। अगर इसको हमने ऑपरेशन को कोई 3-4-5 महीने कंटिन्यूटी के साथ लेकर चले तो इंशाल्लाह ताला इस महीने से हमारी जान छूटेगी। अगर हमने सिर्फ बातें करके फिर 1 हफ्ते के बाद किसी और टॉपिक पे चले गए और उसको हमने भूलना शुरू किया तो ये चीज़ हम ख़त्म नहीं कर सकेंगे। तो हमारी एक पॉलिटिकल सवाल है। फैसल वाडा सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अब तक अपनी पॉलिसी वादे नहीं की कि पीपल्स पार्टी फैसल वाडा को वोट देगी या नहीं देगी। अगर फैसल वाडा को पीपल्स पार्टी वोट देगी तो कौन सा ऐसा आपका जो जनरल नशिस्तों पर इंतखाब लड़ने वाला बंदा जिसको कोटे लाइन लगाया जाएगा? तो इस हवाले से पीपल्स पार्टी की क्या पॉलिसी? अकरम साहब, आपके सारे सवाल जो मफरूज़ों पे कि अगर और मगर और यूं और वो, तो जब चीज़ें सामने आएंगी तो आपको बता दें। वाडा के बारे में क्या अभी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, मेरा कोई इशू नहीं है। एक वो पॉलिटिकल शख्स हैं, कराची के में रहते हैं और जो पार्टी फैसला करेगी, हम पार्टी की गाइडलाइन पर 100% उसको मनोमन अमल होगा। अच्छा, ये बता दीजिए जज साहब, आपने मंशियात की बात की तो स्कूलों में भी ज़्यादा कॉलेजेस में ये चल रहा है और कराची के कुछ मंशियात के घर भी हैं, जैसे चलते रोड, महमूदाबाद, यहाँ से सप्लाई गोली मार की, तो वहाँ पर भी आप रेड करेंगे, कार्रवाई करेंगे? देखिए, अच्छा जी, देखिए जी, जहाँ तक आपने गुटके और मावे की बात की, उसके लिए वो पुलिस जो है वो उस पर कार्रवाई कर रही है और हमारा यही डिसाइड हुआ है कि वो पुलिस देखेगी। जो मंशियात की जो इशूज़ हैं, जो भी इलाका हुआ कराची का, जिस तरह का भी इलाका हुआ, उधर जो है जहाँ पे सप्लाई इसकी होगी वहाँ पे सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा, चाहे सिंध भर का कोई भी इलाका हो, कोई किसी को भी स्पेयर नहीं किया जाएगा। एक मिनट। अच्छा, जाते जाते आपकी सिंध हुकूमत ने सिंध में जो भर्तियां की थी 1 से 15 ग्रेड तक की, उसमें एनक्यूएम जो है वो कोर्ट में चली गई थी। तो अब हुकूमत भी बन गई, एनक्यूएम के साथ आपके रवाबत भी अच्छी है, क्या इस बात पे आप बातचीत करेंगे कि आप विथड्रा हो जाए या सिंध के लोगों का ये मसला हल हो जाए? देखिए, जो भी उसके लीगल वेज हैं वो इख्तियार किए जाएंगे और हम पहले भी हमने काम किया तो कानूनी था और अब भी कानूनी काम इख्तियार होगा। देखिए जी, पहले तो आपने लेफ्टिनेंट कर्नल की बात की, बिल्कुल उन्होंने इस मुल्क के लिए जाम शहादत नोश की, उनको सब पूरी कौम सलाम करती है। और उस वाक़े के बाद जिस तरह PTI ने अपनी एक आदत बनाई हुई थी कि हमेशा, चाहे वो हेलीकॉप्टर वाक़या था एक कोर कमांडर साहब का, उस पर भी जिस तरह उन्होंने सोशल मीडिया पे बैशिंग शुरू की अभी की, मैं समझता हूँ ये
शर्मनाक अमल है और पीटीआई की वो सोच रखने वालों के लिए मैं समझता हूँ डूब मरने का मुकाम है कि अगर आप अपने इदारों के ख़िलाफ़, अपने शोधा के ख़िलाफ़ इस तरीके से बेहुदा किस्म की मुहिमें चलाएंगे तो मैं समझता हूँ कि इससे और गिरी हुई हरकत नहीं हो सकती। क्योंकि कौमें, आप ये सोचेंगे आपने तो चलें अपना किसी तमस्खुर उड़ाने के लिए किसी भी शहीद की शहादत का मजाक उड़ाया, आप ये नहीं सोचते कि उन शोधा की फैमिलीज़ के दिल पे क्या गुजरती होगी, उनके मासूम बच्चों के दिल पे क्या गुजरती होगी, उनकी जो है वो बूढ़ी वालदाओं के जहन पे दिल पे क्या गुजरती होगी, उनके वालदैन के, उनके पूरे ख़ानदान के, पूरे उस इदारे के दिल पे क्या गुजरती होगी जिस इदारे के लोग जो है वो एक कमिटमेंट के साथ एक इदारे पे एक अपनी ड्यूटीज़ दे रहे हैं, सरहदों पे हिफाजत कर रहे हैं, दुश्मनों से, दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं। उन सब के लिए आपने क्या मैसेज दिया? पूरी आपने 22-23 करोड़ आवाम के दिल पे क्या मैसेज दिया कि आपकी सोच किस तरह की? अनफॉर्चुनेटली मैंने यही कहा कि इक़्तिदार की हवस में, कुर्सी की लालच में इमरान खान का जो जहन की अक्कासी वो इसी तरीके से इस मुल्क में हो रही है कि इस मुल्क में जो शख्स भी इमरान खान को गैर आइनी, गैर कानूनी तौर पर उसकी ख्वाहिशात को पूरा ना करने दे, उसका तमस्खर उड़ाया जाए, उनको स्कैंडलाइज किया जाए और इस हद तक गिर सकते हैं, कोई हद नहीं। जहाँ तक असद कैसर की आपने बात की, असद कैसर जो है इस वक्त उसका लीडर मुख्तलिफ इल्ज़ामात में सज़ा याफ्ता है। उसने जिस लीडर की बात की मोहतरम आसिफ ज़रदारी साहब की, आसिफ ज़रदारी साहब 11 साल जेल में रह के आए और वो बेगुनाह साबित हुए। ये सिर्फ 4 महीने में ही इतने बड़े बड़े सबूत थे कि असद कैसर का लीडर सज़ा याफ्ता है और वो आज भी उस सज़ा याफ्ता शख्स का पैरोकार है, वो शख्स जिसने इस मुल्क को हर नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। इमरान खान ने इस मुल्क को हर गिरी हुई हरकत इस मुल्क के साथ करने की कोशिश की। उसने कौन से फ्रंट पे, इंटरनेशनल फ्रंट्स पे पाकिस्तान को स्कैंडलाइज करने की कोशिश की। IMF को इन्होंने ख़त लिखे, IMF को इन्होंने मैसेज भेजा कि पाकिस्तान के साथ कोई डीलिंग ना करें। इसका मकसद ये है कि खुदा न खास्ता ये मुल्क, अल्लाह ना करे कि ये डिफ़ॉल्ट करे, और खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट करे तो क्या होगा, इस मुल्क में तमाम सरकारी और प्राइवेट इदारे बंद हो जाएँ। जितने आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं सब के सब खुदा न खास्ता बेरोज़गार हो जाएँ, लोगों के बच्चे स्कूल जाना छोड़ दें, लोगों के घरों में फाका कशी शुरू हो। तो जिस मुल्क के लीडर का ये हशर हो कि जब वो बाहर था तब भी कहता था कि इस मुल्क में एटम बम गिराया जाए, तो इस जैसे अनफॉर्चुनेटली उसकी पॉपुलरिटी होगी। लोग इस तरह के लोगों को पैरोकार अपना समझते हैं। लोग इस तरह के लोगों को जिनकी जहन की अक्कासी ये है कि अगर मुझे कुर्सी नहीं मिलेगी, मेरे मुतालबात पूरे नहीं होंगे तो मैं मुल्क को, अवाम को, सबको खुदा न खास्ता तहस नहस करके रख दूंगा। तो अनफॉर्चुनेटली ये इस मुल्क का डिलेमा है कि इस तरीके के लोग जो हैं, जो हमारे इस मुल्क में थोपे गए हैं, जो कि आज हमारे मुल्क के लिए सबसे बड़े में बड़ा मुल्क के अंदर ये खतरा बन चुके हैं। ये हमने कहा नेक्स्ट वीक हम लोग शुरू कर रहे हैं, सॉरी इसमें ईद के बाद फौरी शुरू कर रहे हैं। रूट्स हमारे स्टडी चल रही हैं, वो 2-3 दिन में अनाउंस कर देंगे। थैंक यू।